एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बे और यूई को, जहाँ बे से पूछता है कि यूई आखिरकार तुमने ये क्या किया अभी अभी। यूई से बताती है कि ये वही प्रीशियस चीज थी जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। तो ये ऐसे कहता है कि मुझे पता है कि इस चीज के लिए तो तुम ये इतनी दूर से यहाँ नहीं आई होगी, तो मुझे टीज करना बंद करो, मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ क्या देने के लिए आई हो। यूई से फिर 4 आर डिपार्टमेंट के सेलिब्रेशन लेटर देता है। यहाँ पे ऐसे कहता है कि मैं इसे अटेंड करूंगा कि ये ठीक रहेगा क्या, पर यूई इसके सवाल का जवाब दिए बिना यहाँ से चले जाती है। तभी इसके पीछे से सू आ जाती है जो कि इसे हक कर लेती है। तो बे से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। ये से बताते हैं कि उसे लग रहा है कि वो ब्रेक थ्रू करने वाली, इसी वजह से उसे बे की मदद चाहिए फ्लो ऑफ क्यूआई को मेंटेन करने के लिए। ये इसे बताता है कि इसके पास एक्स्ट्रा स्पेशल क्यूआई नहीं है, पर सू से कहती है कि उस चीज की इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो बचाती है कि मास्टर उसकी मदद कर ब्रेक थ्रू करवाने में। ये से कहता है कि सचमुच वो सच कह रहा है कि उसके पास बिल्कुल भी क्यूआई नहीं है, पर सू इसकी बात नहीं सुनती। हमें फिर अगले दिन 4 आर डिपार्टमेंट के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे अलग अलग स्टूडेंट्स आए होते हैं। उन्हीं में से कुछ हेमिंग के स्टूडेंट यहाँ पे यूई का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे योनरो आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को धमकाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर के बारे में ऐसी बात करने की। ये दोनों से कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे ऊपर चिल्लाने की, जबकि तुम 4 आर डिपार्टमेंट से हो। तुम्हें पता है ना कि हम 4 आर डिपार्टमेंट से हैं। तो इस योनरो से कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम 4 आर डिपार्टमेंट से हो, तुम कुछ नहीं हो एक ट्रैश के अलावा। यहाँ पे इसकी ये बात सुन के ये दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो योनरो भी कहती है कि चलो देख लेते हैं कि आखिरकार किस में कितना दम है। तभी यहाँ पे यूई आ जाती है, जो कि इन दोनों को यहाँ पे पकड़ लेती है और योनरो को कहती है कि आखिरकार तुम लोग अपनी एकेडमी में क्यों लड़ रहे हो। योनरो यूई को बताती है कि वो दोनों इसकी इंसल्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे योनरो को समझाती है कि उसे अपने फ्लूट को हर वक्त पे बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये लोग यहाँ पे मेहमान बन के आए तो उनकी खातिरदारी करो, इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर इन दोनों को मौका देखते हुए ये दोनों यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग जाते और कहने लग जाते कि सीक्रेट रैम से जो भी रिसोर्सेस हाथ लगे हैं वो सभी डिपार्टमेंट पे यहाँ पे बटना चाहिए। और इनकी ये बात सुन के बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे भड़कने लग जाते हैं। तो यूई इन दोनों को पकड़ते हुए कहती है कि सचमुच तुम दोनों अपने मास्टर के जैसी हो, वो भी यहाँ पे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता था और तुम भी नहीं करते हो। ये फिर यहाँ पे इन दोनों को पनिश करने लग जाती है। तभी यहाँ पे बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ही शंगसन कहता है कि सिस्टर यूई जो कह रही है वो बिल्कुल सही है और दोनों को ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर रिसोर्सेज के मामले में मेरा भी सेम ओपिनियन है। मेरा सजेशन है कि इंस्ट्रक्टर यूई जो है वो 90% जो रिसोर्सेज है उसे फैंग यू माउंटेन के एकेडमी में दे दे, जिसके हिसाब से वो बाकी डिपार्टमेंट में बांट देंगे जिसे उनकी जरूरत होगी। पर योनरो इसे कहती है कि आखिरकार हम ऐसा क्यों करें, अगर हमने रिसोर्सेज उन्हें दे दिया तो आखिर में बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट और स्वॉर्ड आर्ट डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। ये रिसोर्सेज हमने काफी मेहनत से इकट्ठा किए, आखिरकार इसे हम तुम्हें क्यों दे। तो ये इसे कहता है कि क्यों दे, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ताकत की वैल्यू होती है और तुम सब यहाँ पे यूजलेस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ पे एक लड़की कहती कि यूजलेस इंस्ट्रूमेंट, दोबारा से ये कहना, और उसी के साथ इंस्ट्रूमेंट का तार यूज करके इन सभी का यहाँ पे गला पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे फिर बे एक लड़की को लेके आ जाता है। ये से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं इन सीनियर सिस्टर से बातें कर रहा था। ये लड़की फिर अपना नाम ज़ीलिंग बताती है। तो यहाँ पे योनरो कहते हैं कि तुम ज़ीलिंग हो, तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं देखते हो। ज़ीलिंग इसे बताती है कि मैंने बस भेष बदल रखा था, इसी वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पा रही थी, ये मेरा असली रूप है। यही फिर से पूछती है कि तुम्हें तो स्पिरिचुअल प्रिजन में रहना चाहिए था, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बे से बताता है कि हमें जो इसे पूछना था हमने वो पूछ लिया है, तो अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, और उसी के साथ मैंने इसे ट्रेन भी कर दिया है, तो ये दोबारा कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकती। और मैं इसे प्रिजन से बाहर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इसके मार्शल आर्ट जो है वो काफी कम देखने को मिलते हैं, इसी वजह से ये तुम्हारे 4 आर डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा काम आ सकती है। तुम चाहो तो इसे यहाँ पे हैंडीमैन की तरह यूज कर सकती हो। यूई कहती कि ये तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से तुम्हें उन लोगों को अब छोड़ देना चाहिए, अगर वो मर गए तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये फिर यहाँ पे इन लोगों को छोड़ देती है। तो यहाँ पे कहता है कि तुम्हें इन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा कष्ट नहीं करना चाहिए था। ज़ेलिंग फिर इस चीज के लिए इसे माफी मांगती है। बे कहता है कि कोई बात नहीं, पर तुम्हें क्या लगता है ये पिक्स कितने में बिकने वाले हैं। पर वही ज़ेलिंग सोच रही होती है कि अब तो मैं गई, बे दोबारा से उन घटिया चीजों से मुझे टॉर्चर करने वाला है। वही योनरो कह रही होती है कि सचमुच वो अब तक मरी क्यों नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए था। तभी यहाँ पे कुछ लोग आके इन सभी को 4 आर डिपार्टमेंट के बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद बे कहता है कि सचमुच इंस्ट्रक्टर यान ने काफी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दिया है। ये से कहती है कि बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट और स्वॉर्ड आर्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस एकेडमी के फेस है और जरूर से वो इस चीज के लिए कॉन्फ्रेंस जरूर बैठाएंगे। तभी यहाँ पे इन्हें कुछ मैसेज आता है जो कि हेडमास्टर का पेपर क्रेन होता है। ये मैसेज होता है कि माउंटेन एंटर सेल में कुछ ट्रबल हो चुका है, इसी वजह से सभी इंस्ट्रक्टर को वहाँ पे जाने के लिए कहा होता है। हमें फिर कुछ समय के बाद क्वांग होंग एकेडमी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग यूई को बाहर लाने के लिए कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हेमिंग आ जाता है, जो कि कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी एकेडमी के टेरिटरी में ये सब बदमाशी करने की। तभी जू माउंटेन का सेक्ट एल्डर डूजियो कहता है कि क्वांग होंग एकेडमी हम एक एक्सप्लेनेशन के लिए आए हैं। तुम्हारी एकेडमी के जो डिसिपल्स है वो सीक्रेट रैम से आसानी से बाहर आ जाते हैं, जबकि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे मारे जाते हैं। आखिरकार ये सब प्रॉब्लम क्या है। वही भी हम देखते हैं जू माउंटेन के सेक्ट लीडर क्विंग जू को, जहाँ पे उसके स्टूडेंट्स से कह रहा होता है कि मास्टर अगर हम उन्हें पे करने के लिए बोले तो मेरे हिसाब से वो यहाँ से भाग जाएंगे। ये कहते हैं कि चिंता मत करो, वो
भागने नहीं वाले। अगर वो भाग भी जाए तो कितना ही दूर भागेंगे। पर असल में तो ये यहाँ पे यूई को प्रपोज करने के लिए आया होता है ताकि वो उससे शादी कर सके। तभी यहाँ पे हेमिंग इन्हें बताता है कि आप सब शांत हो जाइए, इसमें 4R डिपार्टमेंट की गलती है, ना कि पूरे एकेडमी की। आखिरकार आप ये सब एकेडमी के बाहर क्यों खड़े हो? पर ये सब इसके ऊपर थूकते हुए और कूड़ा फेंकते हुए कहते कि तुम बकवास करना बंद करो, 4R डिपार्टमेंट तुम्हारी सेक्ट का एक हिस्सा है। आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो? और जैसे कि तुम्हें भी पता है कि हम यहाँ पे बेफजूल के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने हमारे एकेडमी के स्टूडेंट को भी मारा है और सीक्रेट रेल में काफी सारे हमारे स्टूडेंट मारे गए हैं। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हेमिंग फिर यहाँ पे चाल चलते हुए कहता है अगर आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो फिर ठीक है, आप 4R डिपार्टमेंट के अंदर एंटर कर सकते हो। दरअसल ये इसकी चाल होती है क्योंकि इसे पता होता है कि बे अभी 4R डिपार्टमेंट के वहाँ पे है और आखिरकार वो वहाँ की लड़कियों को कैसे बचाएगा, जबकि उसकी खुद का स्पिरिचुअल लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है 4R डिपार्टमेंट के यहाँ पे, जहाँ पे सभी लड़के यहाँ की लड़कियों को परेशान करने लग जाते हैं। और जब एक लड़का एक लड़की के कपड़े फाड़ रहा होता है तभी यहाँ पे कोई तीर आके उसके सीने से लग जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। ये एक वायरस की तरह काम करता है, जिस वजह से जो भी उसे छुएगा वो भी मारा जाएगा। इसी वजह से उसके शरीर के पास कोई भी नहीं जाता। तभी बे इसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग यहाँ तक आ जाओगे। तुम्हें पता भी है जहाँ तुम खड़े हो वो क्विंगहॉर्न एकेडमी है, ये कोई जंगल नहीं है जहाँ तुम नंगे भाग सकते हो। तो यहाँ पे वो आदमी कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे एकेडमी के लोगों को मारने की। तभी यहाँ पे जो कहता है कि अब मैं समझा कि आखिरकार तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों करी थी, तुमने मुझे छोड़ के इस कूड़े को चुना। बे से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि उसने तुम्हें छोड़ के मुझे चुना। बे फिर यहाँ पे इसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो क्या? यू इसे बताती है कि ये ज़ूज़ेंग सेक्ट का लीडर है और हमारी मुलाकात साउथ एंड बॉर्डर कंपटीशन के दौरान हुई थी। पर पता नहीं उसके बाद एक जंगली बिल्ली की तरह करीब 3 साल के अंदर मुझे 200 बार प्रपोज कर चुका है और हर बार मैंने इसे रिजेक्ट किया है। तो इसे कहता है ये सिंपल है, अगर ये 200 बार रिजेक्ट हुआ है इसका मतलब ये काफी घटिया इंसान है। इसकी ये बात सुन के जू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो सब पास था, मुझे तुम्हें कभी प्रपोज करना ही नहीं चाहिए था। पर अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे एकेडमी के साथ तुम्हारे पूरे 4R डिपार्टमेंट को चला दूंगा, यहाँ पे मैं तबाही ला दूंगा। पर बे यूई को अपने पास लाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी सीनियर के कुछ हाई स्टैंडर्ड है, इसी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं करती। इन दोनों को ऐसा देख जू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर एल्डर उसे शांत करवाते और कहते हैं कि वो बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम उनसे यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में नहीं पूछ पाएंगे। तो ये से कहते कि तो तुम यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए आए हो। ये से कहते कि हाँ, 4R डिपार्टमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को मारा है, इसी वजह से हम यहाँ पे रिसोर्सेज लेने के लिए आए हैं। ये एक छोटी पेमेंट की तरह तुम समझ सकते हो। और बे तुम भी सावधान रहना, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पीछे एकेडमी का सपोर्ट है तो हम तुम्हारे कुछ कर नहीं सकते क्या? तभी यूई ने कहते कि सबको पता है मेरा 4R डिपार्टमेंट लड़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये क्रिस्टल क्लियर है कि आपके डिसिपल को ब्लिसफुल पैलेस ने मारा है। यहाँ पे ये से कहते कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता भी है ब्लिसफुल पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। यूई से पूछते कि ब्लिसफुल पैलेस डिस्ट्रॉय कब हुआ? बे से समझाता है कि उनसे आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है, पर इसे क्या समझाए कि इन सारी चीजों का दोषी बे है। बे फिर से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें बुली कर रहे हैं तो एक नॉर्मल फाइट क्यों नहीं हो जाए? तो जू इसके लिए हाँ कर देता है। बे फिर से बताता है कि हमारे करीब 5 डिसिपल्स दोनों तरफ से लड़ेंगे जो कि गोल्डन कोर से ऊपर होंगे और उसी के साथ यहाँ पे जो 3 राउंड जीत जाता है वो यहाँ पे एरिना को जीत जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो तुम खुद भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, बस ये मत कहो कि हमारे एकेडमी और 4R डिपार्टमेंट तुम्हें बुली कर रहा है। यहाँ एल्डर जू को समझाते हैं कि बेलूचान की जो डिसिपल है वो काफी ताकतवर, उससे ये लोग नहीं जीत सकते। ये से कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास भी काफी ताकतवर स्टूडेंट है। जो फिर बे को कहता है कि रिसोर्सेज के अलावा भी मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर हम जीत गए तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो भी कंडीशन चाहे वो लगा सकते हो। तो जो इसे कहता है अगर वो जीत गया तो उसके हाथी को काट देगा। तभी इसके सामने यूई आ जाती है जो कि इसके लिए मना कर देती है। वो इसे कहती है कि अगर उसे बे को मारना है तो उसे इसे पहले मारना पड़ेगा, उसके बाद ये बे को मार सकता है। पर बे कहता है कि आखिरकार वो किस चीज के लिए घबरा रही है। ये फिर से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तभी बे इसे कहता है कि इन सब को इक्वल करने के लिए मैं एक और शर्त लगाना चाहता हूँ, अगर मैं जीत गया तो मुझे तुम्हारा सर चाहिए। यहाँ पे फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, जहाँ पे पहले मैच में 4R डिपार्टमेंट हार जाता है, जहाँ पे इनकी यहाँ पे लोग तारीफ करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जूई से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है बे, अगर तुम हार मान जाओ और मेरे सामने झुक के कुत्ते की तरह भौंको और मुझसे माफी मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूं। पर बे इसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ पे योनरो को लड़ाई के लिए भेज देता है। ये सोचता है कि अभी भी तुम काफी ज्यादा शांत हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। पर वही जो सोच रहा होता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे ये प्रिटेंड करने की कि मैं यहाँ पे हो ही नहीं, कोई नहीं, जल्दी ही तुम मरने वाले हो। तभी यहाँ पे सू और यूई आ जाती है। यूई से बताती है कि ब्रदर बे जो हेड मास्टर है वो किसी काम से कहीं गए हुए, इसी वजह से वो यहाँ पे आ नहीं सकती, पर बाकी जितने भी इंस्ट्रक्टर्स है वो यहाँ पे आने वाले। बे कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे योनरो कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बे के साथ बात करिए, मैं जब तक कुछ लोगों को मार के आती हूँ। यहाँ पे जू इससे बात करने की कोशिश करता है तो यूई से कहती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। जो इसे समझाता है कि तुम्हारे 4R डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन मेरे सामने नहीं टिक सकते, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम पीछे हट जाओ और सब कुछ नॉर्मल कर दो। यूई से कहती है इस बारे में
उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस डिसीजन को कभी भी रिग्रेट नहीं करने वाली है और उसे भी पता है कि उसके स्टूडेंट इसे कभी भी नहीं हारने वाले। ये दोनों फिर से यहाँ पे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और बेकअप फीका पकवान खाने लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं लड़ाई के यहाँ पे, जहाँ पे वो लड़का यहाँ पे योनरो के कपड़े फाड़ देता और कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम सरेंडर कर दो। ये से कहती है कि तुम कपड़ों के फाड़ने के अलावा क्या ही कर सकते हो, तुम सचमुच एक परवर्ट हो। ये से कहता है कि मेरा वेपन जो है वो एक स्प्रिट वेपन है जो काफी ताकतवर है, इसकी क्वालिटी को तुम कभी मैच नहीं कर सकती, तुम जैसे कल्टीवेटर कभी मुझे नहीं हरा सकती। तो ये से कहती है अगर वेपन की मामला है तो फिर ठीक है। योनरो फिर उस बांसुरी को निकाल लेती है जिसका यूज करके ये इसके वेपन को तबाह कर देती है और वो कभी खड़ा नहीं हो पाता। ये फिर सोचता है कि आखिरकार इसका वेपन कब खड़ा होगा, ये कैसे हो सकता है। योनरो फिर दोबारा से इसके ऊपर हमला करती है और ये दूर जाके गिर जाता है। लोगों को पर विश्वास नहीं हो रहा था कि योनरो के पास एक इंपीरियल वेपन कैसे आ गया। वही वो लड़का सोच रहा होता है कि क्या अब मेरा वेपन कभी खड़ा हो पाएगा कि नहीं। वही जो कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार एक रेयर इंपीरियल वेपन एक स्टूडेंट के हाथों में कैसे आ गया। बे इसे समझाता है वो एक इंपीरियल वेपन ही तो है, आखिरकार वो इतना चौक क्यों किया। अगर उसे एक इंपीरियल वेपन चाहिए तो वो उसे दे सकता है, पर शर्त ये है कि उसे उसके सामने झुक के यहाँ पे कुत्तों की तरह भौंकना पड़ेगा। इस बात से ये गुस्सा हो जाता है, पर किसी तरह एल्डर से शांत करवाते और बताते हैं कि इंपीरियल वेपन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर स्टूडेंट ताकतवर नहीं है तो उसकी पूरी ताकत को यूज नहीं कर सकती। ये इसे पूछता है कि आखिरकार उसका कहने का मतलब क्या है। ये से बताते हैं कि हैंडशेक सेक्ट के पास एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि स्पिरिचुअल साइलेंस स्टेज में है और वो लड़कियों को हैंडल करने में स्पेशलाइज है और वो काफी ताकतवर भी है। फिर जब वो स्टूडेंट यहाँ पे सबके सामने आता है तो उसकी स्मेल से कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता। इवन योनरो भी यहाँ पे ठीक से टिक नहीं पा रही होती है। इस स्टूडेंट का नाम ली हाई शेंग होता है जो कि यहाँ पे ड्यूल करने के लिए अब आ चुका होता है। यहाँ पे योनरो से कहती कि स्पिरिचुअल साइलेंस स्टेज सचमुच तुम काफी ताकतवर लग रही हो, फाइनली मैं एक ताकतवर कंटेंडर से लड़ूंगी। पर तभी भी योनरो को वापस बुला लेता है और उसकी सीनियर सिस्टर को लड़ाई के लिए भेज देता है। पर योनरो कहती कि अब तक तो उसने असली लड़ाई लड़ी नहीं है और उसके अंदर अभी पूरी जान बची हुई है। तभी योनशो इसे समझाती कि योनरो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, वो मार्शल अंकल है और वो तुम्हारी भलाई के लिए चीज कहते हैं, तुम्हें वापस जाके कपड़े पहन लेने चाहिए। योंगशी फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है और इन दोनों के बीच में यह लड़ाई चालू हो जाती है। पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ पे जितना भी उसके शरीर का कीचड़ होता है वो सभी के ऊपर पड़ रहा होता है और सब लोग यहाँ पे उल्टी करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे हेमिंग और एक और इंस्ट्रक्टर आ जाता है, जहाँ पे हेमिंग बे को कहता है कि बे हम ये सारी चीजें यहाँ पे लड़ाई से सुलझा रहे हैं, पर आखिरकार 4 डिपार्टमेंट बाकी लोगों को इसके बाद कैसे ट्रीट करने वाला है। तभी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं यहाँ पे सू को कहते कि तुम इस मेडिकल पाउडर को अपने शरीर पे लगा लो ताकि तुम्हारे ऊपर कीचड़ ना पड़े। यहाँ पे सू से पूछती कि मार्शल अंकल क्या आपको इस गंदी स्मेल के बारे में कुछ पता है कि आखिरकार ये कहाँ से आ रही है। ये से बताता है इस कल्टीवेशन मेथड के बारे में उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर आम कल्टीवेटर इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये काफी गंदा है और इसी वजह से इस कल्टीवेशन मेथड का नाम भी फिल्दी दाव है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए गाइस। और हाँ, अगला एनिमी जल्दी आने वाला, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। उसके 12 एपिसोड हम एक ही बार में एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तो उसके 2 सीजन है, पहले उसका फर्स्ट सीजन हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका अगला सीजन ले आएंगे। और हाँ, ये भी चाइनीज एनिमी है जिसका सेकंड सीजन रिसेंटली है, तो हाँ उसे भी गाइस सपोर्ट करना मत भूलना, उसे मैं जल्दी ही ले आऊंगा। चाहते हो सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।